रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम एमडी कैट फिज़िक्स टॉपिक नंबर 11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम कंटिन्यू करेंगे। ये इस टॉपिक का हमारा दूसरा लेक्चर है और आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ साथ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ट्रिकी किस्म का टॉपिक है। बहुत ही तवज्जो के साथ आपने मेरी बातें सुननी है क्योंकि यहाँ पे आपको मैथमेटिकल काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैथमेटिकल एज वेल एज कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी और इन चीज़ों को जो है बच्चा जो है एफएससी में इतना अच्छा ग्रिप नहीं कर पाता। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि इंतहाई मुख्तसर टाइम में आपको बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। आपने जो है मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करना है, आपने मेरी बातों को फॉलो करना है। जो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊँगा आपने बहुत तवज्जो और गौर से मेरी बातें सुननी है, तभी ये टॉपिक्स आपको क्लियर होने। सबसे पहले ये देखें जी, ये आपकी बुक की डायग्राम है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल 14.6 आर्टिकल है, 14.5 देख सकते हैं आप अपनी बुक के अंदर। अब यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक है जी, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल दी हुई है। यहाँ पे आपके सामने जो है एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है। ये आपके पास चार्ज पार्टिकल्स हैं जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं। ये इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। पहला जो आपको एमसीक्यू आ सकता है वो ये है जी, टोटल चार्ज इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो डेल क्यू होता है एन क्यू ए एल। अब ये जो टॉपिक है ये पिछले टॉपिक की एक्सटेंशन है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे करंट की इक्वेशन पुट कर देनी है जो कि होती है डेल क्यू ओवर डेल टी। मैं लंबी चौड़ी डेरिवेशन में नहीं जा रहा, इसीलिए सिंपल हमने एंड रिजल्ट को देखना है क्योंकि एंटी टेस्ट में डेरिवेशन नहीं आती। अब ध्यान से बात सुनना कि ये जो टॉपिक था F इक्वल टू आई एल बी, ये था मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। यहाँ पे फोर्स कंडक्टर पे लगती नजर आती, लेकिन हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहा है, करंट गुजर रहा है और करंट गुजरने का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हमने कहा कि वो जो फोर्स लग रही है कंडक्टर के ऊपर वो दर हकीकत कंडक्टर के ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर मूविंग चार्जेस पे लग रही है। ठीक है, यही वजह है कि हम कहते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बात जो है आपने याद रखनी। अब इसकी जो इक्वेशन है वो है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो है V एंड B और इनके दरमियान एंगल होगा। ये चीज़ MCQ में भी आ सकती है कि यहाँ पर एंगल किन क्वांटिटीज के दरमियान होता है, तो आपने कहना जी V एंड B के दरमियान। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब Q की जगह आप E लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है जी, और आप E लगा सकते हो पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो हम कहते हैं प्लस माइनस यहाँ पे E आ सकते हैं। तो प्लस होगा प्रोटॉन के लिए, माइनस होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। अब फोर्स कब कब जीरो हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, आ चुका है एंटी टेस्ट के अंदर। हमने कहा जी फोर्स तब जीरो होगी जब Q जीरो होगा। अब Q कब जीरो होता है, हम कहते हैं जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो आपको सवाल आ सकता है जी कि एक न्यूट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड ये है जी, इस तरह से मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स बताएं। तो आपने कहना जी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि फोर्स हमेशा लगती है चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो यही वजह है हमने कहा जी अगर Q जीरो है तो आपके पास फोर्स भी नहीं लगेगी। इसी तरह अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, याद रखिएगा, क्योंकि फोर्स हमेशा मूविंग चार्जेस पे लगती है, स्टेशनरी चार्जेस पे कोई फोर्स नहीं लगती। सिमिलरली वो कहेगा जी कि एक आपके पास चार्ज पार्टिकल है, उसने इस तरह से मूव किया है लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी। तो हमने कहा जी फिर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है या इस तरह से मूव करवाया गया है कि आपके पास या तो एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। तो अगर एंगल 0 हो या 180 हो तो हमने कहा फिर भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये वो पॉसिबल सिनेरियोज हैं कि जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम बेस्ड भी और थ्योरेटिकल बेस्ड भी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी। तो हमने कहा जी फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब एंगल 90 डिग्री हो, जब आपके पास वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के प्रिपेंडिकुलर हो। यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर जब आपको क्वेश्चन आएगा तो लिखा होगा कि चार्ज पार्टिकल एंटरिंग प्रिपेंडिकुलरली, इसका मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स लग रही है, उसने आपको एंगल 90 दे दिया है। ओके,
इसी तरह हमने कहा कि अगर फोर्स मैक्सिमम फोर्स का हाफ है तो वो तभी मुमकिन है जब आपके पास एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ओके, अब इन सवालों में सबसे मुश्किल जो काम है वो है डायरेक्शन निकालना। तो आपको मैं बहुत सिंपल और आसान मेथड समझाऊंगा इसका कि राइट हैंड रूल आपने इस्तेमाल करना है, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, ये आपको मैं डिस्कस करके गया हूँ, ये राइट हैंड पाम रूल आपने ये इस्तेमाल करना है पॉजिटिव चार्जेस के लिए, और लेफ्ट हैंड पाम रूल आपने इस्तेमाल करना है नेगेटिव चार्जेस के लिए। यहाँ पर यही कन्फ्यूजन आती है बच्चों को कि जी पॉजिटिव के लिए हमने जो है डायरेक्शन कैसे निकालनी है और नेगेटिव के लिए हमने डायरेक्शन कैसे निकालनी है। तो सिंपल और आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो आपने राइट हैंड पाम रूल यूज़ करना है, और अगर आपके पास नेगेटिव होंगे तो आप लेफ्ट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करोगे। अब ये देखें जी, ये आपके सामने पाम है, ये रूल आपके सामने लिखा हुआ है कि फिंगर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। ये फिंगर्स आप देख रहे हैं तो ये आपने हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके पास थंब है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये जो पाम है ये फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपने ऐसे याद रखना है। इसको अब आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये ऐसे भी बन सकता है, मतलब इसकी मल्टीपल ओरिएंटेशन आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ओके, तो यही लेफ्ट हैंड के साथ आपने करना है। ठीक है, ये देखें कि ये आपके पास फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब वेलोसिटी, और ये जो पाम है ये फोर्स की डायरेक्शन। तो वंस अगेन इसकी भी मल्टीपल ओरिएंटेशंस बन सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कि क्वेश्चन का सिनेरियो क्या दिया होगा। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये मैंने कुछ जो है केसेस डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे सबसे पहला जो आपने केस देखना है वो ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है जो कि इन टू द पेज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इस तरह से एंटर होगा, देखें लेफ्ट से राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब ये लेफ्ट से राइट एंटर होगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा अपवर्ड, फोर्स अपवर्ड लगेगी। जो आप एरो देख रहे हो ये एरो यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है। अब जब ये अपवर्ड जाएगा तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये आप देख सकते हो रोटेशन वाली डायग्राम में। ठीक है, अब ये फोर्स मैक्सिमम तब लगती है जब एंगल 90 हो, बता चुका हूँ, V परपेंडिकुलर हो किसके, B के। इस तरह अब आप दूसरी डायग्राम देखें, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है जो कि इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जब ये एंटर होगा आपके पास तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, ये आप देख सकते हो सेकंड डायग्राम में। अब इसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन होगी वो होगी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। इसी तरह अब आप देखें जनाब कि नेक्स्ट आपको दी हुई है फील्ड आउट ऑफ द पेज, यहाँ डॉट लगे हुए हैं। तो अब कोई पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट एंटर होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। जब फोर्स डाउनवर्ड लगेगी तो इसकी जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो नीचे मैंने लिखा हुआ है अपोजिट फॉर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज आउट ऑफ द पेज फील्ड में लेफ्ट टू राइट एंटर होगा तो फोर्स लगेगी अपवर्ड और सेंस ऑफ रोटेशन होगी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली सेम यही सवाल आपको आ सकते हैं कि जब आप राइट से लेफ्ट जो है वो क्या करें, आप इसको एंटर करें। तो आपने इन 4 सवालों को मुझे बना के सेंड करना है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट टू राइट एंटर करवाए हैं और मैंने ये चीज़ बनाई है, आपने राइट से लेफ्ट एंटर करना है और आपने सेंस ऑफ रोटेशन और डिफ्लेक्शन मुझे आपने सेंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा इस लेक्चर का पहला हिस्सा जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपने राइट हैंड पाम रूल कैसे इस्तेमाल करना है, आपने इक्वेशन किस तरह इस्तेमाल करनी है, इक्वेशन के अंदर पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको नई चीज़ें कुछ सिखाऊंगा कि किस तरह एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल का पाथ किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उससे पहले आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो चीज़ें आपने ये याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमेशा एक्सेलरेटिंग और डिफ्लेक्टिंग फील्ड है। जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है B, ये देखें, ये सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फील्ड है। तो पहला आपने जो फ़र्क समझना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वो ये फ़र्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेटिंग एज वेल एज डिफ्लेक्टिंग, जबकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जो है वो डिफ्लेक्टिंग है, ये एक्सेलरेटिंग नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज द स्पीड हिंस काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड भी चेंज करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकती है, और यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म करती है। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन परफॉर्म वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल्स, वाइल जो मैग्नेटिक फील्ड है कैन नॉट चेंज द स्पीड। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क भी नहीं करेगी।
हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 90 होता है। या हम ये कहते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमा देती है। सर्कल में घुमाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो, यही वजह है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या है, वो जीरो है। ओके, अब हम बात करते हैं पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आपने कुछ केसेस समझने हैं। ये जो पहले मैं आपको केस समझाऊंगा इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया है। ओके, जो दूसरे केसेस हैं उनमें हमने चार्ज को प्रोजेक्ट किया है। ये आपने दोनों केसेस को अलग अलग समझना है। अभी आपने इधर नहीं देखना, इसको आप साइड पे रखें, पहले आप सिर्फ इस पोर्शन को देखें। ओके, तो देखें जी, जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या किया जी, आपने रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहली बात ये है कि रिलीज फ्रीली। दूसरा कंसेप्ट, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये देखें जो एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यही वजह है कि हमने कहा ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और ये उसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, ये आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका। इस तरह जब आप एक नेगेटिव चार्ज को आप रिलीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये भी क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, लेकिन इसने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, मूव करना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि ये चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो हमने कहा जी ये भी एक्सेलरेट करेगा और इसकी इक्वेशन भी जो है वो यही होगी। ओके, तो अब हम आते हैं जी केसेस ऑफ प्रोजेक्टेड। तो जब आपने चार्ज को प्रोजेक्ट किया, तो जब आपने एक पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप देख सकते हो, तो ये क्या करेगा, इट विल स्लो डाउन। ये चार्ज जो है वो क्या होगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये डी एक्सेलरेट होगा। इक्वेशन वही है लेकिन अब डी एक्सेलरेशन होगी। इस तरह जब आप एक पॉजिटिव, आप एक नेगेटिव चार्ज को प्रोजेक्टेड करते हो तो ये मूव करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ से इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, इसकी स्पीड भी क्या होगी, स्लो डाउन होगी और इसकी इक्वेशन भी यही होगी जो मैं आपको बता चुका। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको यहाँ से सवाल आएगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को क्या किया है, हमने मूव करवाया है। अब देखें जी एक्सेलरेशन मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर सवाल आता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मूव करवाया तो बताएं जी किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी अगर हमने उसको रिलीज़ किया। तो हम कहते हैं जी देखें मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये लेस देन है मैस ऑफ प्रोटॉन, तो जिसका मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। नज़र आ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 3 पार्टिकल्स हों, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, अगर इन तीनों को हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज कर दें तो अब आप बताएंगे कि किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो हमने कहा जी वंस अगेन जिसका मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो अब देखें जी प्रोटियम का मास कम है, यही वजह है कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटियम ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूटियम ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ट्रिटियम। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी तरह आपको आ सकता है जी अल्फा और बीटा पार्टिकल, कि जी आप अल्फा और बीटा पार्टिकल बताएं जी हमने उसको रिलीज़ कर दिया। इसी तरह आपको हीलियम और प्रोटॉन आ सकता है, हीलियम और आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हीलियम और न्यूट्रॉन हो सकता है, हीलियम और ट्रिटियम। तो ये जो आपके पास 3 से 4 पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की मदद से वो ये फार्मूला चेक कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। इसी तरह डिफरेंट एडिटर्स की बुक्स के अंदर जी ये सवाल है कि जी हमने क्यू को प्रोजेक्ट किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताएं जी कि उसकी एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क आएगा। तो केसेस आपके सामने हैं, इन केसेस को अच्छी तरह से आपने जहन नशीन कर लेना है, इनको अच्छी तरह से आपने समझना है। इन केसेस के अंदर से ही सवाल आते हैं, सवाल इतने मुश्किल नहीं होते, बस सिंपल आपको केसेस को अंडरस्टैंड करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ लिया, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना है। तो ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये इस लेक्चर का इंतहाई अहम हिस्सा है और इसके अंदर बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। लिहाजा आपने मेरी बातों को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और स्टेप बाय स्टेप आपने बातों को समझना है। यहाँ पे आपको इस टाइम रश सा नज़र आ रहा है, ये रश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब आप मेरी बातों को समझोगे, फॉलो करोगे और कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस लेक्चर का, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से एक MCQ आपको लाजमन आना है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे 2 केस बनाए हैं, ये पिछले टॉपिक को ही मैंने जो है कंटिन्यू किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल मूव करवा रहे हैं। ठीक है, 2 केसेस और थे, मैंने कहा ये भी आपको समझा दें। देखिए जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप देख सकते हो।
अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर क्या करोगे, आप इसके अंदर प्रोजेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, हमने कहा जी ये डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करना है, और ये कहाँ जाएगा, ये एक्सेलरेट होगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसी तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक नेगेटिव चार्ज को इस तरह से प्रोजेक्ट करें तो वो क्या करेगा, वो भी डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और ये एक्सेलरेट होगा किधर, ये एक्सेलरेट होगा पॉजिटिव चार्ज की जाने, और इसका पाथ भी आप देख सकते हैं कि इसका जो पाथ है वो भी पैराबोलिक पाथ बन रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है। अब अगला जो हमारा सिनेरियो है वो है पॉसिबल पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने केसेस बनाए हैं। जो पहला केस है वो है V अक्रॉस B, कि अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रीपेंडिकुलर मूव करेगा तो फिर क्या होगा। देखिए जी हम एक पॉजिटिव चार्ज का केस ले रहे हैं, हमने यहाँ पे जितने भी मैंने केसेस डिस्कस किए हैं वो सारे पॉजिटिव चार्ज के केसेस हैं, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रीपेंडिकुलरली एंटर हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगा के उसको सर्कल के अंदर घुमा देगी। ये आप देख सकते हो कि सर्कल के अंदर घूम रहा है, और इसकी डायरेक्शन भी आप देख सकते हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो शेप सर्कल होगी, फोर्स मैक्सिमम लगेगी, और फोर्स लगेगी F = QVB। लेकिन अगर V अलोंग B हो, अलोंग मीन्स पैरेलल सेम डायरेक्शन में, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है सच दैट V इज पैरेलल टू B, हमने कहा जी शेप होगी स्ट्रेट लाइन, फोर्स होगी 0, क्यों, क्योंकि एंगल आ गया आपके पास 0 डिग्री, और हमें पता है F = QVB साइन थीटा, अगर आप थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो फोर्स 0 लगेगी। यही वजह है कि ये अनडिफ्लेक्टेड जो है वो यहाँ से गुजर जाएगा। तो ये चीज़ आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे जो है पूछी गई है, और आपने ये बात की थी कि चार्ज पार्टिकल अगर एक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड मूव कर गया है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा या होगा 180 डिग्री। अब वो जो 180 डिग्री है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन जो है ये आप देख सकते हो कि अगर आपके पास V अगेंस्ट B हो कि चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल मूव करे, तो आप देखते हो कि वंस अगेन शेप होगी स्ट्रेट लाइन, अनडिफ्लेक्टेड होगा, और ये क्या करेगा, ये भी जो है एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाएगा, फोर्स 0 लगेगी। फोर्स 0 क्यों लग रही है, क्योंकि हमें पता है कि F = QVB साइन थीटा, जब आप साइन 180 पुट करोगे तो साइन 180 0 डिग्री होता है, तो हमने कहा जी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, ओके। अब इसके बाद आप अगला केस देखें। अगला केस है जी इंक्रीजिंग स्पाइरल का, कि स्पाइरल इंक्रीज कर रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हमने इसको मूव करवाया प्रीपेंडिकुलरली, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी को हमने चेंजिंग किया है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, कीप्स चेंजिंग। तो ये आपके पास जनाब फार्मूला है, ये आप इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विलिब्रियम से ये हम इक्वेशन बनाते हैं, R = mv/qb। आप देख सकते हो यहाँ पे R जो है वो क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V चेंज होगी तो उसका R भी चेंज होगा, तो R चेंज होने का मतलब है कि उसका रेडियस बढ़ रहा है अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पाइरल है। अब यहाँ पे है डिक्रीजिंग स्पाइरल, ये नीचे देख सकते हो सेम यही है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम होगी तो आपके पास रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। ये आप देख लो कि शुरू में रेडियस ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता रेडियस कम होना शुरू हो गया, जबकि यहाँ पे रेडियस कम था, आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। इसके बाद है हेलिकल पाथ। अब हेलिकल पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दो तरह से आता है सवाल। इसमें एक तो ये होता है, वो कहता है जी कि वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो उसके प्रीपेंडिकुलर है। तो हम सिंपल ये इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है वो 0 और 90 के दरमियान है, कोई रिजल्टेंट एंगल बनेगा। आमतौर पर हम जो एंगल लेते हैं वो लेते हैं 60 डिग्री। अगर इसका एंगल 60 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये एक हेलिकल पाथ बनाता हुआ उसके अंदर मूव करता है। ये आप देख सकते हो, ये हेलिकल पाथ है। तो हम कहते हैं जी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद देन शेप होगी हेलिकल। अब ये जितना मैंने आपको समझाया है उसकी मैंने समरी यहाँ पे लिख दी। तो अब लेक्चर जो है ये समझ लें कि इस पोर्शन का जो लास्ट हिस्सा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें समरी में क्या है कि अगर V प्रीपेंडिकुलर होगी B के तो शेप बनेगी जी सर्कल। अगर V पैरेलल होगी B के तो शेप होगी स्ट्रेट लाइन अनडिफ्लेक्टेड। अगर V इज एंटी पैरेलल टू B, वंस अगेन शेप क्या होगी स्ट्रेट लाइन, वंस अगेन अनडिफ्लेक्टेड।
अगर आपके पास v परपेंडिकुलर है b के और वेलोसिटी चेंजिंग है तो हमने कहा फिर जी स्पाइरल शेप बनती है। और इसी तरह जो लास्ट मैंने समझाया कि जी वेलोसिटी का x कंपोनेंट b के पैरेलल, वेलोसिटी का y कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर, तो हमने कहा जी अब जो पाथ बनेगा वो होगा हेलिकल पाथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है जी हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब मैं आपके साथ कुछ और जो है मैथमेटिकल चीज़ें इसके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि जो है शेप्स ये सारी पूरी हो गई हैं, तो अब हम कुछ मैथमेटिकल वर्क करते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो यहाँ से हमें मैथमेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, तो अभी हमने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ लेक्चर का पोर्शन, ये इसको अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज़ द हार्ट ऑफ लेक्चर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा ये हैं न्यूमेरिकल बेस्ड एज वेल एज कंसेप्चुअल बेस्ड। तो बहुत तवज्जो के साथ मेरी बातें सुननी है, आपने इस पोर्शन से ही सवाल गलत करने हैं और यहीं से ही आपने मुझे कहना है कि सर ये क्वेश्चन समझा दें। तो बहुत तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनना, मैं इंशाल्लाह इसके अंदर आपके तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे जो है वो सॉल्व होंगे, आपने मेरी बातों को बस सुनना है। तो देखो, सबसे पहले हमने कहा जी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके सामने। अब हमने कहा जी व्हेन आपके पास वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, आपको हमेशा सवाल ऐसे ही आएगा, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन डोमेन शुरू होती है। अदरवाइज अगर वो पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, तो फिर तो कुछ काम नहीं होगा, फोर्स लगेगी नहीं। अगर आपके पास v परपेंडिकुलर टू b है तो हमने कहा जी पहली बात शेप होगी सर्कल, जो बता चुका हूँ। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है ये इक्वल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि आपको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो उसने उसको सर्कल में घुमा देना है। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो आंसर है जी वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया, यही वजह है कि हमने कहा जब हमने इक्वेशन बनाई तो QVB इज इक्वल टू mv²R, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। ये वो इक्वेशन है जहां से सारी क्वेश्चन डोमेन शुरू होती है, याद रखना, सारी क्वेश्चन डोमेन इस इक्वेशन से। अगर तुम्हें भूल जाए फार्मूला तो आप इससे दोबारा डिराइव कर सकते हो, लेकिन वो काम लेंथी हो जाएगा, तो आपने कोशिश करनी है कि फार्मूले याद रखो। लेकिन बिलफर्ज अगर भूल जाओ तो यहां से बात शुरू होगी, सारा मैग्नेटिक फील्ड से रेलेवेंट आपको कोई भी सवाल आएगा तो इस फार्मूले से ही बनेगा, याद रखना। अब सबसे पहले जनाब रेडियस के लिए देखें जनाब, हमने कहा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, v से v को कट कर दें तो r आ गया mv/qb। अब जो mv है ये मोमेंटम होता है, ये आप पढ़ चुके हैं, तो फिर r इक्वल टू p/qb। फिर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है टॉपिक नंबर 2-3 के अंदर, आप जानते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा r इक्वल टू √2m/qb। ठीक है, अब आप डिपेंडेंस देखें जी r की, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। पहली चीज देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, हमने कहा जी जब बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जी आपको सवाल आता है जी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, अब आप जानते हो जी कि इनका चार्ज तो सेम है, तो वो कहता है जी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो हमने कहा जिसका मास ज़्यादा है, तो मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर दोनों हम प्रोजेक्ट कर दें सेम स्पीड के साथ परपेंडिकुलरली, तो फिर प्रोटॉन का जो रेडियस है वो क्या होगा, वो हमने कहा जी ज़्यादा होगा। ओके, इसी तरह जी अब आपके पास वेलोसिटी पे डिपेंडेंस है, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, बिलफर जी मास भी सेम है, दो प्रोटॉन है, सेम वेलोसिटी जो है सेम जो है, आपको पता है जी मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो उन दोनों में से जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। उसके बाद जी मोमेंटम पे आ जाए, तो जिस पार्टिकल का मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। इस तरह जी जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, ये आप देख सकते हो। अब जी r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q। ठीक है जी, हमने कहा जी बाज़ औक़ात मासेस सेम है लेकिन आपके पास जो है वो चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप ये रिलेशन लगा सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे इधर भी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगी तो आपके पास रेडियस डबल हो जाएगा। अब बात कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनमें डबल डिपेंडेंस है मास की और चार्ज की। बिलफर जनाब आपको सवाल आ गया है जी कि प्रोटॉन और हीलियम या अल्फा पार्टिकल, तो अब आप जानते हो कि यहाँ डबल डिपेंडेंस लेनी पड़ेगी। तो आपने ये सवाल मुझे हल करके भेजना है कि अगर एक हीलियम पार्टिकल और एक प्रोटॉन दोनों ही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम वेलोसिटी के साथ अगर एंटर हों तो उनके रेडियस की रेशो क्या होगी, ये आपने मुझे सवाल करके देना है।
ठीक है। अब जी अगला देखें जरा, अगली भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो है रेडियस वर्सेस कर्वेचर। तो मैंने सोचा ये भी आपको जो है वो सॉल्व करवा दूं। तो याद रखना भाई कि जब आपके पास रेडियस कम होता है तो कर्वेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। लेस रेडियस मोर कर्वेचर, मोर रेडियस लेस कर्वेचर। कर्वेचर बोलते हैं घुमाव को। तो देखें यहाँ पे घुमाव ज़्यादा है, मोर कर्वेचर है तो रेडियस कम है। यहाँ पे घुमाव क्या है, घुमाव यहाँ पे लेस, ये कम घूमना है, घूमना मतलब ऐसे क्लोज, बिल्कुल ऐसे घूमे, ठीक है जी। यहाँ पे कर्वेचर हम कहते हैं मोर है, यहाँ पे अगर हम ऐसे है तो ये लेस कर्वेचर है। तो लेस कर्वेचर पे रेडियस मोर होता है। तो बाज़ औक़ात एग्जामिनर आपको सवाल ऐसे भी दे सकता है कि भाईजान आपको वो कहेगा जी आप मुझे कर्वेचर बताएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने सवाल बताया था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो हमने कहा जी प्रोटॉन का रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उसका रेडियस ज़्यादा है तो उसकी कर्वेचर कम होगी, तो वो सवाल ऐसे भी दे सकता है, बात एक ही है। उसके बाद जी टाइम पीरियड की इक्वेशन आ गई। तो टाइम पीरियड की इक्वेशन याद रखनी है 2πm/qb। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आ रही, तो हमने कहा जी टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये बात याद रखनी है। टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है जी। फिर वही सवाल कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो हमने कहा जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जनाब साहब अब मास किसका ज़्यादा, प्रोटॉन का ज़्यादा है, तो प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर काटने में। इस तरह जी बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें प्रोटॉन और आपके पास अल्फा पार्टिकल हीलियम हो सकता है, तो फिर डबल डिपेंडेंस आ जाएगी। सेम आपने यहाँ भी मुझे सवाल हल करके सेंड करना है कि अगर आपके पास एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल जो हैं वो एंटर हों, तो आपने मुझे उनके टाइम की जो है रेशो निकाल के देनी है। टी प्रोटॉन टू टी अल्फा और टी अल्फा से टी प्रोटॉन दोनों ही कर लेना। अब ये बात ज़रा समझो, ये बात कंसेप्चुअल है। फास्ट क्यू, वो चार्ज जो तेज़ होगा उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो चार्ज जो स्लो होगा उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल होगा, लेकिन दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। ये बात याद रखनी है। इसी तरह हैवी चार्ज, अगर चार्ज हैवी होगा तो रेडियस लार्ज होगा, और अगर चार्ज लाइट होगा तो रेडियस स्मॉल होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम सेम नहीं होगा। ये बात आपने समझनी है कि चार्ज अगर तेज़ है तो उसका रेडियस भी क्या है, ज़्यादा है। चार्ज अगर स्लो है तो उसका रेडियस भी स्मॉल है, लेकिन उनका टाइम क्या है, टाइम उनका सेम है। लेकिन हैवी और लाइट चार्जेस में हमें पता है कि रेडियस डिफरेंट होंगे, इसी तरह उनका टाइम कभी भी सेम नहीं होगा। अब ये वो पॉसिबल आपके पास जो है वो डोमेन है कि जिसके अंदर सवाल आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर इन तमाम पार्टिकल्स का चार्ज और मास लिख दिया है, और आपने यहाँ से खुद क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है मास me, चार्ज -c। प्रोटॉन है मास mp, चार्ज पॉजिटिव। ड्यूट्रियम है तो आपके पास उसका जो मास है वो डबल होता है, चार्ज उसका +e ही है। ट्रिटियम का मास 3 गुना होता है प्रोटॉन के मास से, चार्ज +e ही है। हीलियम का मास जो है वो 4 टाइम्स होता है और चार्ज उसका डबल है। तो ये आपको डिपेंडेंसें इस तरह से आनी है। आपने ये जितना भी मैंने आपको बताया है, जितने भी डिपेंडेंस बताई हैं, ये सबसे डोमेन बनेगी कि जी अगर आपके पास प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम हो, ठीक है जी, उनका रेडियस निकाल लें। प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम है, उनका टाइम पीरियड निकाल लें, ठीक है जी। आप जी अल्फा से प्रोटॉन का निकाल लें, आप अल्फा से ट्रिटियम का निकाल लें, आप अल्फा से ड्यूटियम का निकाल लें, ठीक है, प्रोटॉन से ड्यूटियम का निकाल लें। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, समझना है। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट रह गया है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम दोनों अप्लाई कर दें साइमल्टेनियसली, तो फिर चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या असर होगा, अब हमने उसको समझना है। ये इस लेक्चर का हमारा जो है वो आखिरी हिस्सा है, इस हिस्से को भी आप गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर हमने जिक्र किया है एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएं, तो फिर चार्ज पार्टिकल के ऊपर किस तरह से जो है वो फोर्स लगेगी। अब देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि पहले आपके पास फील्ड किस तरह से है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में हो, और आप एक पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर रिलीज़ करें, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये मूव करेगा अलोंग ई एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। कि ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमें पता है इसने मूव करना है, इसलिए हमने कहा जी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसने क्या करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा, ये गेन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे कोई असर नहीं है क्योंकि वो पैरेलल है। सिमिलरली अगर आप एक नेगेटिव चार्ज को इस रीजन के अंदर आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि ये मूव करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसीलिए लिखा हुआ है -c। ये भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई अमल दखल नहीं, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। अब ये समरी पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
और यहाँ से एक MCQ आ भी चुका है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो हमने कहा फोर्स भी जीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, बी जीरो है, तो हमने कहा जी फोर्स जीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कोई ना कोई फोर्स लाजमी लगाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो हमने कहा जी फोर्स जीरो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आप चार्ज पार्टिकल को किस तरह से मूव करवाते हो, यहाँ पे एंगल पे डिपेंडेंस आ जाएगी। ई भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो हमने कहा जी एफ में और में नॉट भी जीरो, तो हमने कहा जी यहाँ पे आपके पास फोर्स जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वंस अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास दोनों फील्ड्स की वैल्यू क्या है। क्या पता दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे मूव कर जाए तो फोर्स जीरो हो जाए। अब ये ज़रा देखें, हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, अगर ऐसे होगा तो हमें नज़र आ रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इन दोनों फोर्सेस के सम को बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। अगर बिलफर्स दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, परपेंडिकुलर है और बैलेंस हो जाती हैं, तो देखें इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ये Q इज इक्वल टू क्यू वी भी सॉल्व कर लिया, तो V इज इक्वल टू ई ओवर बी। ये बहुत ही हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो हमारे पास V इज इक्वल टू ई ओवर बी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इन टर्म ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट से रेलेवेंट सवाल आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड की आप रेशो बताएं, तो आपने रेशो बतानी है कि ये यूनिट होता है वेलोसिटी, ठीक है जी, और सॉरी ये आपके पास क्वांटिटी होती है वेलोसिटी के इक्वल, और यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये V इज इक्वल टू ई ओवर बी हम इस्तेमाल करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर। अब याद रखनी है आपने तीन अहम बातें। अगर तो आपके पास V इज इक्वल टू ई ओवर बी है, ठीक है, मतलब ये दोनों, तो फिर चार्ज अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर V नॉट इक्वल टू ई ओवर बी है, तो फिर डिपेंड करता है कि कौन सी जो आपके पास फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो चार्ज की मोशन को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर चार्ज अपवर्ड मूव कर रहा है, इधर चार्ज डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी फोर्स जो है वो आपके पास ज़्यादा। तो फिर दो पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का डियर स्टूडेंट लेक्चर। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस डिटेल लेक्चर को समझोगे अच्छी तरह, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो बहुत बेसिक होगा, चार्ज टू मास रेशो, लेकिन उस लेक्चर के अंदर मैं आपको MCQs प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपने तब तक इन लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से लिख लेना है, इनको समझना है। कोई चीज़ ना समझ आ रही हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतने कम्प्रीहेंसिव लेक्चर दिए आपको, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।